देख बेटा, मेरा नाम तो जन्म करता होगा, जानता है। हम फिजिक्स पढ़ाते ये भी जानता होगा, हिस्ट्री पढ़ाते। मैं आजकल पटना में ये सिस्टम निकल गया है कि टीचर सब सब्जेक्ट में पढ़ाता है, उस हमको नहीं आता है। पता चला कि आंख का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को कह दो कि पेटो चीर दो, पेटो चीर देगा, किडनियों निकाल दो, किडनियों निकाल देगा, उसमें पता चला कुछ ना कुछ छोड़ देगा। देखो इसको रणनीति से चलना होगा बेटा। 21,391 सीट है, 21,391 में आपको आधा जो फिक्स है होमगार्ड के लिए, 50% फिट है होमगार्ड के लिए, और 50% में सब है भारत माता लोग हैं 38%। तो इसमें कट ऑफ कम नहीं जाएगा, है क्वालिफाइंग, है ये बिल्कुल क्वालिफाइंग, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसलिए हम लोग करेगा कि कट ऑफ तो पार करे ही, फील्ड का ड्यूटी है, वो फील्ड की ड्यूटी को भी पूरी तरह से, पूरी सक्रियता से के साथ उसको निभाए, क्योंकि अगर फील्ड की ड्यूटी को सक्रियता से नहीं निभाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत हो। देखो थोड़ा सा हम शुरू करते, उसके बाद कल से प्रे करेंगे। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री के बारे में याद रखना कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच संवाद है। इतिहास जो है वो भूत और वर्तमान के बीच संवाद है, यानी जो बीत गया और जो चल रहा है, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला जाए, दैट इज हिस्ट्री। हमारे पिताजी अपने मास्टर को पैर छूते थे, हम अपने मास्टर को पैर छूते हैं, तो स्वाभाविक है मेरा बेटा अपने मास्टर को पैर छुएगा। यानी जो बीत गया और जो चल रहा है, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालेगा वही इतिहास है। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। पूजा पांडे फर्स्ट बार क्लास कर रही हो, करो। राम राम, जय हनुमान। हम पहले दिन ही है, ठीक है। काजी गुरु जी, हाँ बोलिए जी। गुरु रहमान ऑफिशियल अब कर काजी गुरु जी। पूजा पांडे कुछ भी भैया सर बहुत जरूरी है, और एक जॉब तो जरूरी है। सुप्रभातम, सुप्रभातम। अब देखिए, अब देखो इसमें है सबसे पहले बेटा इतिहास में सबसे प्री हिस्ट्री। तुम्हारे सिपाही का पहला सिलेबस ही यही है, पहला टॉपिक है ये प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सिगरेट वगैरह मत पीजिए लोग, सिगरेट उगरेट मत पीजिएगा भूल के। कोई आदमी अगर देख ले तो मार गोली छितरा देंगे। सिगरेट मत पीजिएगा, रेड मीट मत खाइएगा एकदम भूल के, और कोशिश कीजिएगा कि 100 ग्राम का है नहीं, अगर इकोनॉमी का ठीक है तो 100 ग्राम छेना, अगर 100 ग्राम अगर उतने भी क्षमता नहीं है तो भात का नाम सुना है ना? आप कुकर में बना हुआ भात नहीं, डेगची में अब माड़ गाड़ लिए लोग, अब माड़ में हल्का सा नमक चाट मसाला डाल के अब पी जाना, बहुत फायदा करेगा बेटा। हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन सिगरेट टिगरेट रेड मीट एकदम छोड़िए दीजिए। कहे कि तुम लोग का नौकरी वास्तव में मर्द की नौकरी है, मतलब तुम टेंशन मत लेना, मतलब कलेजगत की नौकरी है कि इसमें बाप रे बाप फिजिकल पर सब कुछ है। ये जो कि लड़का इतना पढ़ रहा है सब इतना, इसलिए कटअप जाएगा जाते। लेकिन आप लोग याद रखिएगा प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का हिंदी होता है बेटा प्राक इतिहास। प्राक इतिहास
अप्राप्त इतिहास का मतलब होता है वैसा ऐतिहासिक काल जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस ऑफ दैट पीरियड दैट इज नोन विथ प्री हिस्ट्री। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। और जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो उस काल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? खुदाई। खुदाई से प्राप्त सामग्री और सामग्री का वर्तमान से किया गया तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि इतिहास भूत और वर्तमान के बीच संवाद है, मैंने पहले कह दिया है। ये हो गया प्री हिस्ट्री, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं। जो भी जानकारी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था, जो भी जानकारी है उस जानकारी का एकमात्र स्रोत आपको है क्या? खुदाई से प्राप्त सामग्री। उसके बाद इसमें देखोगे कि इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज बोले तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। बहुत लोग मास्टर लोग बोलते हैं कि रामायण से सिपाहियों को पढ़ाते हैं। सुन ले रहे सब मास्टरों, सब दरोगा पास करना बहुत आसान है। उधम चुत्तर में चुटी काटते हैं दरोगा बन जाता है। सिपाही दरोगा तो ज्यादा टफ है, अच्छे से हालत खराब हो जाती है। पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब हो गया बेटा प्राचीन, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, काल मतलब हो गया समय। प्राचीनतम समय लोग बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे औजार के रूप में। औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। नदी घाटी में रहते थे। नदी घाटी के आसपास रहते थे, इसलिए कि जब प्यास लगेगा तो पानी पी लेंगे। कंदराव में रहते थे। कंदराव में यानी गुफा में, कंदराव में रहते थे और बड़े बड़े पत्थर से पशु को मारते थे। पशु को मारते थे और पशु को उठा के पशु को खाते थे, पानी पीते थे, नदी घाटी में पानी पीते थे और गुफा में रहते थे। इसीलिए देखिएगा कि भीमबेटका आपको है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, यानी भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी के। गुफा चित्रकारी हो गया। अरे सिपाही जितना लेट कर क्रिमिनल भाग जाते तो क्या कर भी रहे। ये हो गया। अब ये पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर से पशु को मारते थे। कभी पत्थर चलाए, धड़ाक, हिरणवा हटा पड़ाक। जब हिरण हटेगा पड़ाक तो पत्थरवा जाके दूसरा पत्थर टकराएगा, चड़ाक। नहीं निकलेगा। आग की पहली जानकारी, आग की पहली जानकारी प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री मतलब वैसा ऐतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। लाओ राइफल लाओ। मारब टनक जी बोलो। हमारा बाजार समिति है, कोल्ड स्टोर में समझिए रहे। यहाँ आने का मतलब नौकरी, ठुकाना ठुकानी भी। हम चूतर को मारते हैं, चट चट। लाइव है तो क्या? टीचर चूतरों पर नहीं मारे तो यूट्यूब लाइव है तो हम क्या करे भाई? हम जाके कैटी ना करके मार रहे हैं।
हमें अपने बच्चों से मारे नहीं, पागल है। तो पैलेलिथिक एज में ये पैलेलिथिक एज क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, लोग बड़े बड़े आकार के होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से पशुओं को मारते थे, उसे अपना भोजन चलाते थे, नदी घाटी के पास रहते थे ताकि जल ग्रहण कर सके, और कंदरा गुफा के पास रहते थे। भीमबेटका गुफा चित्रकारी इनका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। शिकारी थे, आखेटक थे, ये क्या थे? शिकारी और आखेटक। शिकारी थे, आखेटक थे, ये चलता था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हटा और बेटा, पैलेलिथिक एज के बाद आया मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज का हिंदी होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य मतलब बीच, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, गाल बांध मत रखिए। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में लोगों का आकार घटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवोल्यूशन में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। तो अब ये मध्य पाषाण काल में आकार छोटा हो गया, लोगों का आकार छोटा हो गया, लोगों का इसलिए कि लोगों में सजीव थे, जीव थे, लेकिन पत्थरवा का आकार छोटा होता हो, आदमी का आकार घट गया, पत्थर जो का जो चट्टान तो उठाएगा, हवा निकल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में मध्य पाषाण काल में क्या किया कि दो बड़े बड़े पत्थर को आपस में टकराया, धड़ा, चिप्स निकला, इस तरह का चिप्स निकला, ऐसे चिप्स निकला, ऐसे चिप्स निकला, ऐसे चिप्स निकला, पत्थर का चिप्स निकला, उसको लकड़ी या हड्डी में खोस के मारा, ये हो गया। अब आदमी की संतुष्टि ना हो, देखते हो कि आज अगर 5-6 हजार रुपया है तो आदमी सोचता कि आज तो चलिएगा, कल का हो तो कल के चक्कर में आदमी बेचैन रहता है। तो मध्य पाषाण काल में भी शुरू में शिकार किया, लेकिन मध्य पाषाण काल में बाद में देखा कि साला कल क्या होगा, तो कल होने के लिए वो नए नए पशु पकड़ना शुरू किया, पशु पकड़ना शुरू किया। तो पशु में लेडियो पकड़ाई, लेडा भी पकड़ाया, नहीं पकड़ाएगी, गाय, सांड, बकरी, बोका, खस्सी नहीं पकड़ाएगा, खस्सी तो हम लोग बनाते हैं, और बैल तो हम लोग बनाते हैं। बैल और खस्सी ट्रांसजेंडर हो, समझे? ट्रांसजेंडर, हाँ, ट्रांसजेंडर को जी, समझिए ना। तो ये है, तो ये पकड़ाया तो जाहिर बात है कि देखें कि गाय का शारीरिक बनावट, भैंस का शारीरिक बनावट, और बोका, सांड, भैंसा का शारीरिक बनावट, दोनों में अंतर होगा। तो अंतर होगा, आदमी के दिमागी खोपड़ी हो तो देखेगा, क्या करेगा, तो देखेगा कि गैवा को देखेगा कि गाय के 6 में लटक रहा है, सोचेगा इल्लू इल्लू ये क्या है, छुएगा गुलगुल, बोला है, खींच देगा तो तरल पदार्थ निकल जाएगा, तरल पदार्थ निकलेगा तो मौके का हल्का चाटेगा। दूध भले नहीं जानता कि मिल्क माने दूध और कोची, लेकिन वो तरल पदार्थ उसकी आवश्यकता की चीज थी। इसीलिए क्या किया कि जितना भी उस तरह के पशु थे सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया,
इकट्ठा कर दिया तो उसको खिलाई कलकत्ता बिरयानी की हैदराबादी बिरयानी। घास है ना, अब घास एक जगह तो रहता नहीं है, इसलिए उसको खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए वो टहलना शुरू किया घास खोजने के लिए। और मध्य पाषाण काल में बेटा पहली बार पशुपालन आ गया, पशुपालन आ गया। मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन आ गया। एक चीज हो गया, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर, मध्य प्रदेश का आजमगढ़ नहीं रहे, आजमगढ़ मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो ना बोले मुंह में खाओ, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बागौर। यानी पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से टल रहा है। घास के मैदान खोज में मुर्गी, जंगली मुर्गी, धान, जंगली धान, बैर, जंगली बैर, काजू, जंगली काजू, मुर्गी, वन मुर्गी, यानी हर चीज का दो रूप होता है। तो ये टहल रहा है पशु के लिए घास के मैदान खोजने के चक्कर में, टहलते टहलते देखा कि वो पेड़ है, पेड़ में कुछ फला हुआ है, तड़ से तूड़ा मारा, कट, सीधा लगा, फेंक दिया। फिर आगे बढ़ा, फिर उसी तरह का वो पेड़ नजर आया, उसको देखा, फिर याद पड़ गया कि अरे बाप रे बाप, डेंजरे हो, क्या करे। फिर बड़ी हिम्मत करके तूड़ा महका, फिर खगोरा, फिर महका, फिर हिम्मत करके चकचक लगा, खाया, गुठली निकला, फेंक दिया, सीड्स, पौधा उगने लगा। और उगने लगा तो इसके बाद सीधे देखेगा कि तीसरा फेज आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नौ मतलब नया, पाषाण माने पत्थर, काल मतलब समय। इसमें कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास होगा तो आदमी निश्चित रूप से जीवन में अस्थायित्व आएगा। कृषि के विकास में आदमी के जीवन में अस्थायित्व आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नवपाषाण काल में लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, इसीलिए नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बात हो गया, ट्रक का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, ट्रक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और साथ ही साथ बर्तन बनाना शुरू हुआ, बर्तन बनाना शुरू हुआ। आग का विधिवत प्रयोग, आग का विधिवत प्रयोग, यानी आग की जानकारी पूरा पाषाण काल, और आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल, इस काल में हुआ। अब तुम ही बताओ बेटा कि पैलेलिथिक एज में कहीं लिखा हुआ है कि फलनवा मुकेशवा ने पत्थर चलाया, हरिन को लगा, हरिन को पकड़ के खाया, लिखा हुआ है? किसने पहली बार पशुओं को पालतू बनाया, कहीं लिखा हुआ है? किसने पहली बार कृषि किया, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे तुमको प्री हिस्ट्री के अंतर्गत, जिसका लिखित साक्ष्य तो है, परंतु लिखित साक्ष्य है ही नहीं और पढ़ा भी नहीं गया है। बालमुकुंद लोटपोट के चरण पर लोटपोट के विजयी भव, है ना, ये परिस्थिति है। आपका पहला टॉपिक जो है वह है आपको प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, पैलेलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज मंगलवार का शुरू कर दिए। पहले क्वेश्चन 11 को लिख लीजिए। डेली क्वेश्चन देंगे, डेली ढूंढ के लाएगा, नहीं तो गोली चलेगा।
एसआई का डेली टेस्ट मंडे टू फ्राइडे 5 से 7 और सैटरडे को 7 बजे और 2 बजे बीपीएससी का, संडे को 7 बजे साइंस, 2 बजे बिहार स्पेशल और 4 बजे करंट अफेयर्स। देखिए, आग की पहली जानकारी कब प्राप्त हुई? आग की पहली जानकारी कब प्राप्त हुई? कल जो कॉपी ले लीजिएगा आप लोग, टोटल आदमी अलग अलग कॉपी लेके आएगा, क्वेश्चन के लिए अलग कॉपी बनाइएगा। और ये सुन लीजिए, फ्राइडे को 40 क्वेश्चन सौर मंडल का, 40 क्वेश्चन विटामिन और हार्मोन्स का और 40 क्वेश्चन प्राचीन भारत के स्रोत का। हर फ्राइडे को हम ये 3 दिन टॉपिक का टेस्ट लेंगे, आप लोग तब तक पढ़ के आएगा, चिंता मत कीजिए। मंगलवार है, बॉस का दिन है, एक एक आदमी को वर्दी नहीं दिलवा दिए तो उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। शर्त है कि आप साथ दीजिएगा, तब हम पढ़ावे जाके भी सूख जाइए तो हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन अगर इफ यू विल कंटिन्यू, एक एक आदमी को वर्दी दिलवाएंगे। और क्वेश्चन खाली बनाने से कुछ नहीं होता है, हम गारंटी नहीं लेते हैं लेकिन वर्दी जरूर देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नाम है गुरु रहमान, वर्दी बोले तो गुरु रहमान। देखो क्या लिखे, कब प्राप्त हुई? आग का विधिवत प्रयोग कब शुरू हुआ? आग का विधिवत प्रयोग कब शुरू हुआ? गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? गौर कीजिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। तो इंडियन, वर्ल्ड और फिजिकल के सारे सिलेबस पर आधारित होगा, लेकिन याद रखेंगे जो मेन टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे जहां से सवाल आने की संभावना। तो सिलेबस के आधार पे याद रखेंगे, आपके क्लास होंगे। तो इंडियन और वर्ल्ड और फिर फिजिकल ज्योग्राफी में ब्रह्मांड से भी सवाल आएगा, तो ब्रह्मांड सोलर सिस्टम से सवाल आएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इंडियन और वर्ल्ड की हम बात करते हैं और उससे रिलेटेड आपको पूरा हम एग्जाम तक आपको बेहतर तरीके से हम अपने सब्जेक्ट में आपको पूरा आपको करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला आप जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आता है हर एक एग्जाम में, भारत का भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी में से जो सवाल आता है तो उसको जानने के लिए आपको पहले इंडिया के बारे में जानना होता है। अगर विश्व ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको विश्व के बारे में जानना होता है। तो स्पष्ट रूप से इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको कहां कहां से सवाल आएगा उस पर पूरा हम आपको जानकारी भी देंगे कि किस सेक्टर से ज्यादा सवाल आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में पहला जो आपको हम बताएंगे वो याद रखिएगा, भारत एक परिचय। भारत एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। गौर कीजिएगा, भारत एक परिचय से तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एक देश भारत होगा। ये भारत है, ये स्पष्ट रूप से पता है। तो आपको पता है कि भारत एक देश है, विश्व में ही है, तो ये इसके बारे में आपको जानना है। इससे पहले आपको इस ग्लोब पे आना होगा। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये हमारा देश भारत है। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 7 कंटिनेंट हैं, 7 महादेश हैं। इस 7 महादेश में हमारा एक देश याद रखेंगे भारत भी है।
और ये भारत एशिया महादेश में है। किस महादेश में है? एशिया में। कौन सा देश? भारत। कौन सा? तो भारत किस महादेश में है? एशिया। सबको पता है कि एशिया कंटिनेंट में है, एशिया महादेश में है। कौन सा देश? भारत। तो याद रखेंगे पृथ्वी पर टोटल महादेश कितने हैं? 7। इस 7 महादेश में दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। इसी में हमारा एक देश कौन है? भारत। कौन? तो भारत किस महादेश में है? एशिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत एशिया महादेश में है तो ये स्पष्ट आपको पता है, लेकिन याद रखेंगे कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से याद रखिएगा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन नंबर पर है? 7। और जनसंख्या के हिसाब से फिलहाल जनगणना जब हो जाएगा तब फर्स्ट हो जाएगा तो फर्स्ट कर देंगे, या फिर वर्तमान में याद रखेंगे सेकेंड ही हम लेंगे। जैसे अभी जो रिपोर्ट आया वो भारत सरकार का रिपोर्ट नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो हम आपको वो जानकारी वो किताब में खुद ही आ जाता है। तो जनसंख्या के हिसाब से अभी वर्तमान में सेकेंड याद रखिएगा, और क्षेत्रफल में कौन में? 7 में। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का कौन बड़ा देश भारत है? 7वां। कौमा? 7वां। और जनसंख्या में दूसरा। कौमा? जनसंख्या में कौमा? सेकेंड नंबर पर। और क्षेत्रफल में 7। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दूसरा। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। किस मामले में? क्षेत्रफल। रूस के बाद याद रखेंगे एक देश है, सबको पता है, कनाडा। नाम सुने होंगे। कनाडा के बाद है अमेरिका। कौन है? अमेरिका के बाद कौन है? चीन। चीन के बाद कौन है? ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? भारत। तो बताइए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। कौन है? तो पहले नंबर पर कौन है बताइए? रूस। दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन? भारत। कौन? किस मामले में? क्षेत्रफल। किस मामले में? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। कौन? किस मामले में? किस मामले में? और याद रखेंगे जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है? भी चीन। कौन है? और दूसरे पर कौन है? भारत। कौन है? क्लियर? तो याद रखें क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन बड़ा देश है? 7वां। कौमा? 7वां। पहला कौन? पहला। दूसरा? दूसरा देख के बोलो ना भाई। दूसरा कौन है? तीसरा अमेरिका। चौथा? चौथा चीन है ना। और 5वां कौन है? ब्राजील। 6वां और 7वां भारत। कितने देश हैं? कितने? तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन? भारत। कौन? कंफर्म। और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। क्लियर ना? अब ध्यान रखेंगे एक एक करके, गौर कीजिएगा। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। और यूटी यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित। तो केंद्र शासित कितने हैं? 8। कितने? तो केंद्र शासित कितने भाई? 8। कितने? और राज्य कितने? 28। क्योंकि बिहार पुलिस का बैच है तो स्पष्ट रूप से जब तक हम नीचे लेवल से ले जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें 18 से एज याद रखेंगे नॉर्मलाइज रहता है, तो लगभग इसमें इंटरमीडिएट के ज्यादा लड़के होंगे जो पास कर लिए हैं। पार्ट 1 के लड़के होते हैं, पार्ट 2 के लड़के होते हैं, पार्ट 3 के लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़के होते हैं। तो स्पष्ट रूप से लेवल आपको जब तक हम पूरे बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। क्लियर? देख अच्छा 60
चलिए, तो ऑनलाइन में भी जो हमारे जो भी कमांडोज हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। ऑनलाइन कमांडो हाई अलर्ट पर रहेगा। चलिए फटाफट कमेंट करते जाएंगे और फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑनलाइन जितने भी हमारे बिहार पुलिस कमांडो हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगे और आप जवाब देंगे कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है। फटाफट कमेंट करते जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट करेंगे कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। तो इससे पहले टोटल देश कितने हैं? 6। कितने? 6, जिसमें याद रखेंगे पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथा पर चीन, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। जबकि जनसंख्या में याद रखेंगे पहले नंबर पर चीन और दूसरे पे भारत। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितनी? तो बताइए टोटल राज्य कितने हैं? मारेंगे तमेचा, राज्य कितने भारत में? 28। कितने? और याद रखेंगे केंद्र शासित कितने? 8। कितने? कंफर्म है? आइए राज्य के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे मैपिंग के जरिए। तो ध्यान रखेंगे 28 राज्य हैं भारत में। गौर कीजिएंगे कि भौगोलिक स्थिति भी चेक करना है भारत का राज्य कहां कहां पर है। तो पहला राज्य याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। कौन है? कौन है? नाम सुने ना? पहला राज्य कौन है? कौन है? कौन है? हिमाचल। हिमाचल के ठीक बगल में एक राज्य है पंजाब। नाम सुने होंगे। हिमाचल की राजधानी कहां है? शिमला। कहां है? और पंजाब का चंडीगढ़। बगल में एक है हरियाणा। कौन है? सबको कोडिंग से हम इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि आप बिहार पुलिस होंगे और कोई कोड आप नहीं पकड़ेंगे तो आप किसी भी राज्य का गाड़ी नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए कर हो चुके जगह भी नहीं है, इसलिए कर हम PHP कर रहे हैं। HP मतलब हिमाचल और PJ मतलब पंजाब और HR मतलब, और UK का मतलब उत्तराखंड। UP मतलब सब समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश। कौन सा? फिर यहीं पर आपको है राजस्थान। कौन है? यहां कौन राज्य बताइए? गुजरात। कौन है? यह है मध्य प्रदेश। कौन है? यहीं पर है छत्तीसगढ़। कौन है? यह है झारखंड। कौन है? यहीं पर अपना है बिहार। कौन है? बताइए वेस्ट बंगाल है कि नहीं है? कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद बताइए कौन है? सिक्किम। बताइए सिक्किम की राजधानी कहां है? गैंगटॉक। कहां है? किसका? तो सिक्किम की राजधानी कहां है? कहां है? गैंगटॉक। यहीं पर एक राज्य है अरुणाचल। नाम सुने होंगे। भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन है? मतलब भारत का सबसे पूर्व में राज्य कौन है? अरुणाचल। कौन? अरुणाचल की राजधानी कहां है? ईटानगर। कहां है? तो प्रश्न आ गया कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन है? अरुणाचल। कौन? अरुणाचल की राजधानी कहां है? ईटानगर। यहीं पर भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है बलांगू या किबीथू। बलांगू या, तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु अगर पूछेगा तो किबीथू या क्या है? बलांगू। जो किस राज्य में? अरुणाचल। किस राज्य में है? तो फटाफट कमेंट कर देंगे कि सबसे पहले सूर्योदय भारत के किस राज्य में होगा? किस राज्य में? चलिए ऑनलाइन कमांडो जितने भी जुड़े हैं फटाफट कमेंट करेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा? अरुणाचल। कहां पे? अरुणाचल। क्योंकि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन है? अरुणाचल। कौन है? अरुणाचल के बाद ध्यान देंगे यहीं पर नीचे एक राज्य है नागालैंड। नाम सुने होंगे। कौन सा? नागालैंड की राजधानी कहां? कोहिमा। कहां? किसका? नागालैंड। नागालैंड के बाद एक नीचे यहां पर राज्य है मणिपुर। कौन सा? राजधानी इम्फाल। अभी ये राज्य याद रखेंगे हिंसाग्रस्त है। कौन? मणिपुर। अभी आप समाचार में सुन रहे होंगे कि मणिपुर हिंसाग्रस्त है। कौन सा राज्य? मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी बताइए कहां? इम्फाल। कहां है? किसका? मणिपुर। मणिपुर के ठीक नीचे एक राज्य है सबको पता है मिजोरम। नाम सुने हैं? कौन सा? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कहां है? किसका? तो बताइए मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। कहां है? किसका?
मिजोरम के ठीक नीचे एक राज्य आपको पता होनी चाहिए, त्रिपुरा। कौन है? और त्रिपुरा की राजधानी कमेंट करके बताएंगे कहां है? अगरतला। कहां है? किसका? किसका? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है बताइए? अगरतला। ठीक नीचे यहां एक राज्य है मेघालय। कौन सा? मेघालय की राजधानी सबको पता है, कहां है भाई? शिलोंग। कहां है? किसका राजधानी बताइए? मेघालय। कहां? तो मेघालय की राजधानी कहां है? शिलोंग। कहां है? आगे बताए जाएंगे। यहीं पर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह है मासिन राम का नाम सुने होंगे। कौन राम? मासिन राम। और यहीं पर एक जगह है चेरापूंजी। कौन सा? तो बताइए दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिन राम। कहां? तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय। किस राज्य में है? किस राज्य में है? कौन सा? मासिन राम। कौन सा? जबकि मेघालय की राजधानी कहां है? शिलोंग। और आगे बताए जाएंगे यहीं पर 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी। तो बताइए गारो खासी जयंतिया कहां है? मेघालय। कहां? कौन कौन? गारो खासी। तो गारो खासी जयंतिया कहां है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कहां? मेघालय। मेघालय के बाद एक राज्य है आसाम। नाम सुने होंगे। दिसपुर राजधानी है। क्या है? और याद रखिएगा कि यहीं पर एक नेशनल पार्क आपको पढ़ाएंगे, काजीरंगा। नाम सुने होंगे। कौन सा? तो बताइए काजीरंगा कहां पड़ता है? कहां? कौन सा नेशनल पार्क? कौन? काजीरंगा। कौन? तो काजीरंगा कहां है? कहां? कौन सा? कौन? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है बताइए, आसाम। कहां? इसके बाद आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? आसाम। ऑनलाइन कमांडो फटाफट कमेंट करेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है और भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन राज्य करता है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से फटाफट कमेंट करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन उत्पादन कौन करता है और भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है। आपके कमेंट का इंतजार है, थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे ऑनलाइन कमांडो जितने भी हैं। चलिए आसाम के बाद हम सीधे आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। कहां पे? सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और ये भारत की आर्थिक राजधानी है और भारत के सबसे बड़े बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़े क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? कौन? मुंबई। कौन? 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 तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह पूछे तो कौन? कौन? आर्थिक राजधानी मुंबई। कौन? महाराष्ट्र के बाद एक राज्य है गोवा। नाम सुने होंगे। कौन? गोवा पर हिस्ट्री में बताया जाएगा कि गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। कौन? और सबसे बाद गया था पुर्तगाली। कौन? याद रखिए भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। कौन? 1498 में वास्को डी गामा। कौन पहुंचा था ना? कब पहुंचा था? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। और पुर्तगाली में उस व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को। और भारत से सबसे लास्ट में गया भी कौन? पुर्तगाल। 1961। 1900 कहां से? गोवा से। कहां से? कहां से? याद रखिएगा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। कौन? क्षेत्रफल के मामले में। किस मामले में? तो फटाफट कमेंट करेंगे ऑनलाइन हमारे जितने कमांडोज हैं ये बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। कौन? और सबसे कम समुद्री सीमा भी कौन बनाता है? कौन? तो सबसे कम तट या सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है? कौन? कौन? तो सबसे कम समुद्री सीमा लगने वाला राज्य कौन? कौन? और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा कौन बनाता है? कौन?
ऑनलाइन कमांडोज फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा कौन बनाता है? गुजरात। और सबसे कम कौन बनाता है? कौन? गोवा। कौन? अब याद रखेंगे, गोवा सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी कौन है? गोवा। गोवा के बाद है कर्नाटक। नाम सुने होंगे। कौन सा? कर्नाटक। नाम सुने ना। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु। कहां? किसकी राजधानी? किसकी? तो बताइए, कर्नाटक की राजधानी कहां है? कहां? किसका? किसका? तो कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु। कहां? याद रखेंगे, इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? अंतरिक्ष शहर। क्या? इसरो का मुख्यालय। किसका मुख्यालय? करंट अफेयर्स में पूछ देगा कि इसरो के प्रधान अभी चीफ कौन है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसरो के जो हैं चीफ कौन है, मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आप ये करंट अफेयर्स हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। कहां? किसका? इसरो, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। जबकि एक नाम सुने होंगे, डीआरडीओ। नाम सुने हैं? डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। कहां? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है और इसरो का मुख्यालय कहां है? ऑनलाइन कमांडोज फटाफट कमेंट करेंगे कि इसरो का मुख्यालय कहां है। चलिए फटाफट कमेंट करते जाएंगे कि इसरो का मुख्यालय वर्तमान में कहां है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उसके बाद कर्नाटक के बाद एक राज्य है केरल। नाम सुने होंगे सब। कौन सा? केरल के कालीकट पर ही सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? 1458। 1400। और इसका मूल उद्देश्य था मसाले क्या ले जाना। इस लेकर एक सवाल आएगा कि सबसे ज्यादा भारत में मसाला का उत्पादन कौन राज्य करता है? केरल। कौन? और सबसे ज्यादा रबड़ का भी उत्पादन कौन करता है? केरल। तो सबसे ज्यादा मसाला और सबसे ज्यादा रबड़ कौन? चलिए ऑनलाइन कमांडोज फटाफट कमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा रबड़ और सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन कौन राज्य करता है? थोड़ा सा फास्ट कमेंट करेंगे। काजू भी सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा, याद रखेंगे, नारियल भी, लेकिन रबड़ और मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? थोड़ा फास्ट कमेंट कर देंगे जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो केरल के बाद एक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई। कहां है? किसका? किसका? तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य भी कौन है? तमिलनाडु। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है बताइए? कौन? तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ठीक ऊपर एक राज्य है जी, आंध्र प्रदेश। नाम सुने होंगे। कौन सा? और आंध्र प्रदेश के बाद है तेलंगाना। कौन? कौन? अभी संयुक्त रूप से ये दोनों राज्य की राजधानी कहां है? हैदराबाद। किसका? किसका? कुछ दिन के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के बाद एक राज्य है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कहां? कहां है? यहीं पर उड़ीसा में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक में। कहां पर? और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। क्या है? तो एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है बताइए? चिल्का। कौन? और चिल्का है किस राज्य में? उड़ीसा। कहां है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का। कौन सी? किस राज्य में? उड़ीसा। किस राज्य में है? किस राज्य में है? कौन सी? कौन सी? कंफर्म। तो इस तरह से भारत में टोटल राज्य कितने थे? 28। कितने थे? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितनी है? अब गौर कीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। गौर कीजिएगा, ऑनलाइन कमांडोज ध्यान देंगे, क्षेत्रफल या जमीन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है बताइए? गोवा। कौन? तो प्रश्न आ गया कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा और सबसे छोटा? सबसे छोटा। कंफर्म ना?
तो ऑनलाइन कमांडोज बताएंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है। तो अभी मैंने बताया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। कौन सा? जबकि जनसंख्या में, गौर कीजिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, यूपी। कौन सा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, यूपी। कौन? और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो क्या कहेंगे, सिक्किम। कौन सा? कौन सा? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक और सबसे ज्यादा यूपी, और सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है बताइए, और सबसे ज्यादा यूपी। कंफर्म। जबकि सबसे ज्यादा डेंसिटी और जनघनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार। प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करता है, बिहार। कहां? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो क्या है, और सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो, समझ रहे हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, और सबसे अधिक जनघनत्व वाला कौन? कौन? सबसे कम जनसंख्या कौन? जबकि सबसे कम डेंसिटी और जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल। यहाँ 17 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर रहता है, जबकि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो क्या होगा, और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल। कौन? तो सबसे कम वाला कौन है, अरुणाचल डेंसिटी में, और सबसे ज्यादा बिहार। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, और सबसे कम कौन बताइए, सबसे क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा गोवा। क्लियर। टोटल राज्य कितने हैं, 28। कितने कितने कंफर्म। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, और ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसी पैटर्न पर आपको बिल्कुल नीचे स्तर से, क्योंकि बिहार पुलिस में बिल्कुल छोटे नॉर्मल लड़के होते हैं, तो शुरू से जब तक हम उसको लेवल स्ट्रांग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तब तक लड़का सक्सेस नहीं करेगा। तो प्रत्येक दिन ध्यान रखेंगे। आज चूंकि शुरू था, इसलिए लेकर ऑनलाइन के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक दिन लगभग 8:15 में हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का हम लेकर पहुंचेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर ज्योग्राफी में उतने बताए जाएं सिलेबस के पैटर्न पर, जो कि आपका सवाल नहीं छूटेगा, और ये मेरा विश्वास है। लेकिन आपको अगर ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका सवाल मैं छूटने नहीं दूंगा। और पूरा का पूरा आपका बिहार पुलिस के लिए, जो पीटी के लिए लगातार निरंतर हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिले से, तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए, अक्सर लड़के गांव से भी हैं हमारे, और क्योंकि बिहार पुलिस में लगभग गांव के लड़के बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तो आप लोगों को गांव में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। निरंतर प्रयास करते रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और लगातार मेहनत कराएंगे। फिजिकल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल पर भी मेरिट बनता है, क्योंकि जितना बेहतर आपका फिजिकल होगा उतने ज्यादा आपके मार्क्स जुटेंगे। तो फिजिकल तैयारी करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगा, और इधर पीटी के साथ अन्य याद रखेंगे एग्जाम से रिलेटेड पूरा याद रखेंगे, तैयारी करने के लिए हम जी जान अड़ा देंगे। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे और इस तरह से हम आपके साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। निरंतर 8:15 बजे आप लाइव के माध्यम से जरूर जुड़ेंगे। और ज्योग्राफी में हम पढ़ाते नहीं हैं, हम समझाते हैं। उतना समझा देंगे कि आप 2 घंटे एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल जब आएगा तो सबसे ज्यादा आसान याद रखेंगे आपको लगेगा, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी करें, मुझे कोई उससे एतराज नहीं, 6 महीने से करें उससे भी कोई नहीं। आप कितने अच्छे तैयारी कम दिन में करते हैं, और वो 2 घंटा जो आपको एग्जाम में मिलेगा, उस 2 घंटा में आप कितने बेहतर तरीके से आप सही सवाल का 100 नंबर का
जवाब देकर आप क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए हम प्रतिस्पर्ध रहेंगे और इस तरह से लगातार आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हम अनुमति लेते हैं। जय हिंद। तुम्हें बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, उसमें टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय आप लोग नोट करते जाएंगे। बिहार के सामान्य परिचय का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 3 पार्ट में देख करके चर्चा करेंगे। एक होगा आपका ऐतिहासिक, दूसरा होगा आपका राजनैतिक और तीसरा होगा भौगोलिक। ये 3 परिचय के तौर पर हम लोग देखेंगे। पहला जो परिचय है ये आपका ऐतिहासिक परिचय होगा।
ऐतिहासिक परिचय के बारे में बात करेंगे। बिहार का ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय में जरा ध्यान रखेंगे, वेद का अगर बात करें, वेद का, तो वेद में आपका 3 वेद लेंगे हम लोग। एक लेंगे सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर बात करें तो बिहार क्षेत्र व्रात्य एवं निवासी कीकट टारगेट बैच है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र किसके नाम से? व्रात्य के नाम से। निवासी को क्या कहा गया? कीकट कहा गया। अगर बात करेंगे यजुर्वेद का, यजुर्वेद में चर्चा किया गया आपका विदेह। विदेह वर्तमान मिथिलांचल, वर्तमान में कौन? मिथिलांचल यानी मिथिला वाला क्षेत्र। अब उसके बाद बात करेंगे कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में बिहार के अंग और मगध का चर्चा। बिहार के ऐतिहासिक परिचय में जरा देख लेंगे तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए व्रात्य, निवासियों के लिए कीकट, जबकि यजुर्वेद का बात करेंगे तो विदेह वर्तमान में मिथिलांचल। अगर अथर्ववेद का बात करेंगे तो बिहार के अंग और मगध का चर्चा। सामवेद में किसी बात का चर्चा नहीं है, क्योंकि सामवेद स्वयं एक संगीत का वेद माना जाता है। अब जरा ध्यान रखेंगे, आगे जब आएंगे इसको नोट करते जाएंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण एवं वायु पुराण, वायु पुराण, ये दोनों में बिहार के गया क्षेत्र को क्षेत्र को बिहार के गया क्षेत्र को असुरों का भूमि कहा गया। असुरों का भूमि कहा गया है। असुरों का भूमि कहा गया है। आगे बढ़ेंगे तो एक और वेद का चर्चा करेंगे हम लोग, और वो है आपका वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण, हालांकि रामायण के लेखक जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, लेकिन रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए, वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का उल्लेख है जो वर्तमान में बक्सर वाला क्षेत्र है। बक्सर वाला क्षेत्र है, ये जरा ध्यान रखेंगे। मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा है जो वर्तमान में क्या है? तुमको बोले थे ना एक बार, इसको जल्दी ठीक कराओ। है? मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा है। बिल्कुल राजेश जी, यहां पर पूरा बिहार का क्लास हम लोग देखेंगे, लेकिन एप्स पर चलेगा। अब जरा ध्यान रखेंगे,
ये हो गया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से हमने बिहार के परिचय का चर्चा कर दिया। और इसके बाद हम लोग जब बढ़ेंगे, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देंगे। हमने आपको 3 बातों का ध्यान रखवाया। देखिए, ऐतिहासिक परिचय में वेद, तो वेद कितने? 3 वेद। वेद में पहला कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या? तो बिहार क्षेत्र के लिए विराट्य शब्द का चर्चा है, निवासियों के लिए कीकट का। यजुर्वेद में विदेह का चर्चा है, जो वर्तमान में मिथिलांचल है। अथर्ववेद में बिहार के अंग और मगध का चर्चा है। अब बात करेंगे सतपथ ब्राह्मण एवं वायु पुराण में, तो बिहार के गया क्षेत्र को असुरों का भूमि कहा गया है। क्लियर? अब जरा ध्यान रखेंगे, संजय कुमार बोल रहे हैं कलर चेंज के लिए। पूछो कलर या बैकग्राउंड? दिखाई तो ठीक दे ही रहा है, वहां पर आ रहा है कि नहीं? बढ़िया। चलिए, वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का चर्चा उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में आपका बक्सर वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर परिचय बदल जाएगा, परिचय। और परिचय जो होगा, अब होगा राजनीतिक परिचय। राजनैतिक परिचय, राजनैतिक परिचय। राजनैतिक परिचय में अगर बात करें, चलिए राजनीतिक परिचय, अब जरा ध्यान रखेंगे इसको। राजनीतिक परिचय में 2 बातें। 2 बातें ये है कि एक लेंगे प्राचीन काल, एक लेंगे मध्यकाल, और एक लेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब प्राचीन काल में क्या है जरा देखेंगे। तो प्राचीन काल में अगर बात करें हम लोग, रेड इस पर आएगा कि नहीं? चलिए, प्राचीन काल में एक सशक्त प्रशासनिक इकाई, एक सशक्त प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई संचालन, यानी सशक्त प्रशासनिक इकाई के रूप में जब प्राचीन काल में बिहार था, तो संचालन कहां से? तो कुछ समय तक राजगीर से, उसके बाद पाटलिपुत्रा से। संचालन 2 जगह से हुआ। कहां कहां से? तो राजगीर से, राजगृह उस समय नाम था, और गृहब्रज भी इसको कहते थे, और दूसरा पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र। ये आपका हो गया मध्यकाल, सॉरी प्राचीन काल। प्राचीन काल। अब जरा ध्यान रखेंगे आगे, तो इसमें आपका मध्यकाल का हम लोग चर्चा करेंगे, इसको जरा सा हटाना पड़ेगा। चलिए देखेंगे मध्यकाल के बारे में। अगर मध्यकाल का बात किया जाए, तो मध्यकाल आपका 2 भाग में विभाजित है। एक आपका दिल्ली सल्तनत, एक आपका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा आपका मुगल काल, मुगल काल। अब यहां से 2 प्रश्न आपका बनेगा। ये बात हम क्यों लिखे परिचय में? अगर दिल्ली सल्तनत का बात हम लोग करेंगे मध्यकाल में, राजनीतिक रूप से परिचय हम लोग देख रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में पहला शासक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था, जिसने बिहार क्षेत्र को
अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य में मिलाया और मलिक जानी को प्रांतपति नियुक्त किया था। प्रांतपति नियुक्त किया। ये दिल्ली सल्तनत के समय का घटना है। अब जरा ध्यान रखेंगे, चलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुगल साम्राज्य में क्या था। मुगल काल में मुगल शासक अकबर ने 1576 में अपना सातवां प्रांत बिहार क्षेत्र को घोषित किया। बिहार क्षेत्र को घोषित किया। अब जरा ध्यान रखेंगे इस बात का, एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किसने था जिसने बिहार क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया? नाम था इल्तुतमिश। उसने बिहार का प्रथम प्रांतपति बनाया किसको? मलिक जानी को। मुगल काल में मुगल शासक अकबर ने 1576 में बिहार को अपना सातवां प्रांत घोषित किया। अब आगे आ जाएंगे, जब बातें आगे बढ़ेंगी तो ध्यान देंगे दो बातें। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व का बात करेंगे। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, तो इसमें तीन बातें कब कब? तो पहला 23 जून, कौन जून? 23 जून 1757। कौन युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी कहां है? पश्चिम बंगाल में। यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्लासी कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764। कौन युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां है? तो जाहिर सी बात है बिहार में। उसके बाद क्या? 12 अगस्त 1765। क्या घटना हुआ? इलाहाबाद की संधि। कहां? उत्तर प्रदेश में। यानी ध्यान रखेंगे हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कब मेरे कलम से क्या निकल जाए ये स्वयं मुझे भी नहीं पता रहता है, इसलिए इसके पहले ये सारे बातों का चर्चा शायद हमने नहीं किए हैं ऑनलाइन में। तो जरा ध्यान से समझेंगे। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व कब? तो सॉरी, 1757 होगा। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध पश्चिम बंगाल में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध बिहार के बाद। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बिहार में शुरू हो गया। और 1765 से लेकर के और आपका मार्च 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहा। नोट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। राजनैतिक दृष्टि से तरीका मेरा थोड़ा मेंस वाला है। वो डायग्राम
गोला, नोट पॉइंट, ये सब आपको शॉर्टकट के लिए है। टारगेट बैच के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि टारगेट नहीं, केवल नाम टारगेट हो, काम जो हो वो फाउंडेशन टाइप हो। तो जरा ध्यान रखेंगे इस बात का, राजनीतिक दृष्टि से बिहार अगस्त 1765 से मार्च 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, जिसका संचालन कलकत्ता से होता था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए आप लोग के कमेंट बॉक्स से आ रहा है, टाइम हमको पता है कि कब एग्जाम है, स्पेशली फॉर जो है कि शिक्षक की बात कर रहे हैं, और उस टाइम तक में हम आपका बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और विविध कंप्लीट करा देंगे। इस बात की हम आपको जो है कि दिलवाते हैं, उम्मीद, विश्वास करेंगे आप। अब चलिए, ये भाग था। अब यहां पर बात होगी ये कि 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग करने की घोषणा होगी और सारी शर्तें 1 अप्रैल 1912 से लागू होंगे। नोट करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ आप लोग नोट करते जाएंगे। बंगाल से बिहार, अब बिहार अकेले नहीं था, ओडिशा एवं वर्तमान झारखंड सहित की बात होगी। यानी वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड वाला जो क्षेत्र था उसके अनुसार की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे जरा हम लोग ओडिशा एवं वर्तमान झारखंड सहित और बंगाल से बिहार को 22 मार्च 1912 को अलग किया गया, जबकि सभी शर्तें 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ। चलिए इसको हटा देते हैं। 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ। अब जरा ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि बात, और बिहार को बंगाल से अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अलग करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद द बिहारी नामक समाचार पत्र का भी योगदान था। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण चल रहे हैं अभी,
आप लोगों के लिए। तो ये समाचार पत्र का भी योगदान था। अब बात करेंगे आगे कि इन समाचार पत्र के माध्यम से, सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों के माध्यम से जब ये बातें आगे बढ़ी तो इनको, यानी हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, इनके बात कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा गया। आधुनिक बिहार का जनक, आधुनिक बिहार का जनक कहा गया। तो आप सभी लोग जरा ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों ने राजनीतिक में एक पार्ट खत्म किया। सेकेंड पार्ट में जब आएंगे, यानी कल 11:30 बजे से आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है कि 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 11:30 बजे से कल पुनः लाइव रहेंगे आप लोग, और हम अभी लाइव के सेशन के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें आपको मजबूत पक्ष करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और कल हम लोग ओडिशा और झारखंड का बंटवारा करने के बाद कारण भी जानेंगे, क्यों ये बंटवारा हुआ, क्यों वो अलग हुआ। उसके बाद फिर भौगोलिक परिचय शुरू कर देंगे। इसको आप हल्के में न लेकर के नोट करिएगा, शॉर्टली और टारगेट के तहत आपको बेहतर चीज मिल रहा है। ये सारी चीजों को नोट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, पतली से कॉपी बनाकर। और डिटेल्स और सब्जेक्ट के लिए आप लोग जो है कि इसको जरूर पढ़ें, ऐप्स से जुड़े, रामांस एम सिविल सर्विस के माध्यम से। मिलते हैं अगले फिर क्लास में, सेकंड सेशन में, और इसके और बातों को आगे बढ़ाते हुए। मुझे याद है कि कल मुझे वो बताना है कि बिहार बंगाल से अलग हो गया, उसके बाद फिर उड़ीसा और झारखंड को अलग करना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग जुड़े, कल पुनः जो है कि आप लोग आइए इसी समय 11:30 बजे, 11:30 से लगभग 12:10 12:15 तक। बहुत बहुत धन्यवाद।